नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान को लेकर अब बिहार में सियासी जंग का माहौल पैदा हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी डिप्रेशन में आ गई। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर यानी कि लगातार जो तेजस्वी यादव बयानबाजी कर रहे हैं एनडीए पर, चलिए आपको उनका बयान सुनवाते हैं। डिप्रेशन में है, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में। देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि अब देश की जनता जो है सह नहीं पाती। और मोदी जी ने वो फिर से वही बात, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीबी, किसान, महंगाई, इन पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बात करना आता है? वो केवल समाज में जहर बोना, यही उनका काम है। अब देश की जनता पहचान चुकी है। 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी। एक बार भी अब सेकंड फेज होते होते 400 का नारा भूल गए। तो देखा आपने तेजस्वी यादव किस कदर हमलावर है बीजेपी सरकार पर और बीजेपी पर। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी, बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कृष्णकांत जी से लेना चाहूंगी। कृष्णकांत जी, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब इतनी बौखलाहट क्यों देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर हैं एनडीए पर। देखिए, ऐसा है, जब चुनाव के 3 महीना पहले यदि है वो सिचुएशन ऐसा था कि बीजेपी ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया था। उस नैरेटिव क्रिएट में क्या है, और विपक्ष की जो है आपसी समझौता ना होने की वजह से इंडिया गठबंधन में डे बाय डे टूटना और आपस में संयोजक की लड़ाई, खासकर नीतीश कुमार जी, आई डोंट नो कि हो सकता है नीतीश कुमार की वो चाल हो, वो इस चाल में कामयाब हुए और इंडिया गठबंधन कमजोर करने की कोशिश किए। बट इंडिया गठबंधन लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए फाइनली फर्स्ट चरण से ठीक पहले जिस तरह से वो खड़ा हुए और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष की तरह एक मजबूत लड़ाई, एक खेल जो है कॉन्टेस्ट किया, उससे सिनारियो बदल गया। और उस सिनारियो की वजह से सेकेंड फेज में भी आरजेडी और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत दिखते आ रहे हैं जी। और खासकर बिहार के सीमांचल में ऐसा लग रहा है कि 5 का 5 सीट जो है हमको मिल सकता है, मतलब मिला नहीं है बट मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया का जो कल तक मोदी जी के स्पीच में जो आता था कि हमारा 400 पार, हमने ये किया, ये ऐसे बोलते, उनके स्टेटमेंट लैंग्वेज में आ गई, यदि कांग्रेस आ गई तो ये करेगा, कांग्रेस आ गई तो वो करेगा, ये इसलिए इनको वोट ना दिया जाए। मतलब उनको भी लग गया है कि आ गई तो, मतलब देखिए ये शब्द आना जो पूरे 10 साल में कभी नहीं आया मोदी जी के शब्दों, तो उनके लैंग्वेज में वो आने से ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये अभी आगे लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, चुनाव नजदीक आते जा रहा है, विपक्ष भी मजबूत होते जा रहा है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो और दोनों के, जिससे देश का विकास हो। चलिए ठीक है, अगला सवाल अरुण जी से ले लेते हैं। अरुण जी, 2 चरणों के मतदान के बाद क्या क्या लग रहा है आपको? क्या एनडीए पिछड़ रही है, जिस वजह से तेजस्वी यादव भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं? उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि एनडीए पिछड़ रही है, जीत तो इंडिया गठबंधन की ही होगी। देखिए सभा जी, यह तो लगातार हम लोग बोल ही रहे हैं और देश की जनता बोल रही कि यहाँ जो लड़ाई है इस बार लोकसभा चुनाव में, जो मुद्दे जनता बनाम केंद्र सरकार के विरुद्ध,
तो जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री जी का चरण बाय चरण और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का बयान बदल रहे हैं, सुर बदल रहे हैं, तो हताशा दिख रहा है। वो कुछ अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका जो भावनात्मक नारे थे, भावनात्मक मुद्दे थे, वो चल नहीं पा रहा है, नहीं चला। देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया और जनता कहाँ खड़ी है? मुद्दे पर। जनता सवाल क्या पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से? इतनी महंगाई क्यों? बेरोजगारी चरम पर क्यों? आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, लेकिन भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ ऐसे पिरो लिए हैं, माला की तरह वो गला में पहन लिए हैं कि पूरा देश जान रही है। तो इसलिए आप देखिए, खास करके बिहार में 2 चरणों में तो एक ही नहीं है, और ओवरऑल पूरे देश में 190 सीट पर चुनाव हुआ, कहीं नहीं है, हताशा दिख रहा है। तो इसलिए ये मुद्दे की बात कभी सुने कि मेरा क्या मिशन है, क्या विजन है, हमने क्या किया, तो कभी परिवारवाद पर बोले, कभी भ्रष्टाचार पे बोले, तो कभी मंगलसूत्र पे, तो कभी कुछ। तो जन सरोकार के मुद्दे इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बार बार एक ही सवाल पर अड़े हैं, जो जनता के मुद्दे हैं कि भाई आप बताओ, 39 सांसद बिहार ने दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला? आपने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष, 20 करोड़ नौकरी होता है, वह 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? आप भाई बताओ। आपने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन हम विदेशों से लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपये देंगे। आपने कितना दिया भाई? ये तो बता दो। ठीक है, नागरिक को आप नहीं दो 15-15 लाख रुपये, लेकिन यह तो बता दो जो आप 14 के पहले चिल्लाते थे कि काला धन भ्रष्टाचारियों का विदेशों में जमा है, वो लाएंगे। कितना लाए? नागरिकों को मत दीजिए, लेकिन राष्ट्र निर्माण में वो पैसा लगा दीजिए ना। लगाए कि नहीं लगाए ये तो बताइए ना। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दोगुनी तो नहीं की। किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, आपने उद्योगपतियों का कर्ज माफी कर दिया। और आजादी के बाद पहली बार 10 साल के दौरान मोदी जी के शासनकाल में 800 किसानों ने जान गंवाई, अपने मुद्दों को लेकर देखा, देश और दुनिया ने देखा। और मंगलसूत्र की बात आप करते हैं, मंगलसूत्र तो आपने छीनने का काम किया, सुहाग गुजारने का काम किया। ठीक है, सुमित जी से जवाब ले लेते हैं। सवाल है, और इस सवाल पे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। चलिए अरुण जी, फिर आपके पास आएंगे। सुमित जी, सुनने में आ रहा है कि आप लोग 2 चरणों के चुनाव के बाद डिप्रेशन में चले गए हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए डिप्रेशन में है। देखिए सभा जी, अगर आप एक पत्रकार हैं और बहुत ही ईमानदारी से तेजस्वी जी का जब बॉडी लैंग्वेज देखिएगा ना, तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देते हैं, हारे थके और टूटे हुए दिखते हैं। और कहीं ना कहीं ये जब गरीबों से मिलने के लिए जाते हैं या फिर मंच पे जब भी कभी रहते हैं, तो ये आंख मिला करके बात नहीं करते हैं, आंख चुरा के बात करते हैं। क्यों आंख चुरा के बात करते हैं? क्योंकि इनके जब भी लोग इनको देखते हैं ना, तो लोगों को लालू जी का वो शासनकाल याद आता है, वो जंगल राज का शासनकाल याद आता है, जिसमें हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियां याद आती हैं, जो इन लोगों के द्वारा कहीं न कहीं इनके नेताओं के द्वारा किया गया। और उन्हीं हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियां और उससे जो डरे और सहमे हुए जो लोग थे, और उन लोगों को जो डराने और सहमाने वाले जो लोग थे, वैसे ही लोगों को चुन चुन के टिकट देने का काम किसने किया? तो ये लालू जी ने किया। लालू जी के कुकृत्यों का अगर कोई पोस्टर बॉय है ना, तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी जी है। तो इस कारण से वो हारे, टूटे और थके हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने तो अपने ही भाई को हाशिए पे खड़ा कर दिया। ये कहते हैं ना कि नीतीश जी मंच पे दिखाई नहीं देते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी के मंच पे तेज प्रताप जी क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ये भी तो बताना चाहिए ना। तेज प्रताप जी जैसे लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता है ना, आने वाले समय में आप देखेंगे सभा जी
कि तेजस्वी जी के भाई को भी ये लोग कोई नहीं जानेगा, ये कहीं ना कहीं उनको मानसिक अवसाद में पहुंचा दिया गया है, ये भी बात है। अब रही बात कि कुछ आरोप लग रहे थे विकास के मुद्दों पे, नौकरी के मुद्दे पे, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जब देश 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना है तो बिना नौकरी के बन गया है क्या? 2014 के पहले कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे और आज कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और उस समय कितने लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कार्य करते थे और आज कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंजीनियर जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये भी देखने की बात है। देश आज आईटी हब बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को के लिए जो काला अक्षर भैंस बराबर है, तो उनको नौकरियां दिखाई नहीं देती हैं। जब ऊर्जा सिक्योरिटी में इस बात को मानती है कि नहीं मानती हैं आपकी ऊर्जा जरूरी है, अगर बिना ऊर्जा के देश की उन्नति और उत्थान नहीं होगा। तो यूरेनियम और थोरियम आधारित जो ऊर्जा है वो किसके काल में आया? ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काल में आया। इसके अच्छा, बाद सुमित जी एक बात बताइए, जी आप लोग जी इस बात जी पे अब भी कायम है कि 40 में से 40 सीट बिहार में? देखिए, निश्चित रूप से 40 की 40 सीटें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि हमने काम किया है। ये पीछे आप पोस्टर देख रही होंगी, नो मोर तलाक तलाक तलाक। तो मुस्लिम माताएं बहनों की जो पीड़ा थी, जो कष्ट, उनको बाहर निकालने का काम किसने किया? उनको बाहर निकालने का काम तो मोदी जी तो किया। सबके सम्मान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं। जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, सुमित जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, मोदी जी ने भी बोला था जी सुन रहा कि 40 में से 40 सीटें आएगी एनडीए के खाते में बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग, जीत तो इंडिया गठबंधन रही है। देखिए, ये जो इंडी अलायंस की जब बात होती है, इसमें सब जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं कि परिवारवाद की जमात है, ये मंडली है अपनी अपनी राजकुमारों को बचाने के लिए, और इनके लिए ना सामने एक तूफान खड़ा है, वो देश की तरक्की, विकास, अंत्योदय का एक तूफान है। तो ये कहीं ना कहीं अंत्योदय की लड़ाई में ये पिछड़ने वाले लोग हैं और देश को कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़ा करने वाले लोग हैं। तो ये जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जब तुलना की जाती है, तो ये हारे टूटे थके हुए जो लोग हैं, ये घबराए हुए रहते हैं। सबसे ज्यादा घबराया हुआ व्यक्ति पता है पूरे देश में कौन है? उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी के कुछ हरे पूंछ जो हैं, जो जिनमें कंपटीशन है कि किसका पूंछ सबसे हरा, तो ये सब दीवार पे रगड़ रगड़ के दिखाते हैं कि देखिए मेरा पूंछ का रंग नहीं उतरता है, मेरा पूंछ का रंग नहीं उतरता है। भूत है क्या? तो मोदी जी भूत है क्या जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं? देखिए, क्या भूत है, क्या है? सुमित जी, घबराए शब्द का यूज मतलब आप जो कर रहे हैं वो किस किस जगह पे किया जाता है? घबराए हुए, कमजोर। देखिए, हारना इज नॉट ए घबराए जब आदमी घबराता है भूत से। हाँ, हो गया, प्रश्न हो गया। हाँ, आदमी जो घबराता है वो भूत से, बैताल से या कुछ चीज घबराता है, वो तो है नहीं ना। अगर नहीं है जब बोल रहे हैं तो घबराया सबको वापस ले लीजिए, उसको ये बोलिए कि वो चुनाव में हार जाएंगे। हार जीत अलग होता है। कभी भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलता है तो घबरा के नहीं खेलता है, लड़ता है। हो गया, आधा जितना ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदगी भर 40-70 साल से आप ही राज कर रहे हैं। जो आदमी 70 साल से रहा है वो आदमी 10 साल में घबरा गया। हाँ, ईडी बोलिए कि ईडी सीबीआई आपके पास ज्यादा पावरफुल है, तो वो जिसको आप है ना उसकी यदि उसका घबराहट है तो बता दीजिए। देखिए कृष्णकांत जी, मैं आपसे इस प्रकार की बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ घबराहट पता है, कभी कभी भूत पिचास को ना हनुमान जी से भी घबराहट होती है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का जब नाम सुना जाता है ना, तो बहुत सारे जो भूत पिचास होते हैं जो मनुष्य के रूप में कहीं ना कहीं मैं तो जो मोदी जी लूटने को का राम समझ रहा था, किया, राम के नया कलयुग के नया अवतार समझ रहा था। अब आप हनुमान बता रहे हैं। हनुमान तो चिराग पासवान जी है ना। कृष्णकांत जी, जब आप पूरी कृष्णकांत जी जब आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आप उम्मीद रखेंगे क्या मुझसे कि आप जब बोलेंगे तो मैं आपको बोलने दूंगा? ये भी तो बेईमानी होगी ना, ये भी तो बेईमानी होगी। तो मैं वही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये लोग डरे और सहमे हुए हैं, और डरे सहमे इसलिए है ना क्योंकि इनको अपना परिवार बचाना है, अपना कुनबा बचाना है। ये जो झुंड है ना, इस झुंड को बचाना है। और झुंड में कौन कौन है? तो किसी ने अपने अपने राज्य में लूटने का काम किया है, लोगों को सपनों को लूटने का काम किया है। तो ये सपनों के जो लुटेरे हैं जिनके शासन काल में आतंकियों को प्रश्रय मिला। कृष्णकांत जी, सिर्फ इतना मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप अपनी पारी में जवाब दीजिएगा। बताइएगा मुझे,
कि कसाब की वकालत किसने की थी, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। उनके कांग्रेस पार्टी में एक नेता है, वो अभी उनका गूगल पे आप कोड करके देखिएगा, सगीर खान शायद उनका नाम है, मैं कंफर्म हूँ सगीर खान नाम है। तो उन्होंने कहा कि चलो जो भी अभी आतंकी मारे गए हैं ठीक है, आप सुमित साहब जी, बोल उनको रहे हैं, एक एक 10 सेकंड आतंकी सुमित को आपको पता है प्रत्येक आतंकी बीजेपी को के 1-1 बड़े करोड़ रुपया दिया एडवोकेट, जाएगा। बीजेपी के कृष्ण बड़े गांधी, आतंकियों को बड़े उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के लिए आतंकियों केस को लड़ते हैं। केस आतंकियों को लड़ना 1-1 अलग चीज करोड़ है रुपया सुमित दिया जी, जाएगा। आपको नहीं नहीं जानकारी दे अरे दूं। केस, अरे कृष्णकांत जी क्या बरगला रहे हैं, बट वो क्या सुमित जी तो बरगला रहे हैं, लगातार केस बोलते लड़ने की रहेंगे तो बात, चुप ही नहीं होंगे। केस नहीं नहीं कृष्ण आप बीच में बोल रहे हैं ना, कृष्णकांत जी आप बीच में बोल रहे हैं, मैं तो नहीं गया ना। अरुण भाई देखिए शांत है, उनके बीच में मैं नहीं बोला, मैं वो मेरे बीच में नहीं बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, सिर्फ बोलिए। इतना समझ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ बोलिए। कि सोनिया गांधी के सलाहकार थे, और सोनिया गांधी के सलाहकार कसाब को प्राण दंड से सोनिया मुक्ति गांधी जी दिलाने के बोलिए, लिए, हम लोग भी मोदी जी नहीं नहीं बोलते हैं। सोनिया गांधी जी, नहीं अच्छा नहीं नहीं, ठीक है, आपको जो आजाद नहीं बोलना, है मोदी आपको जी। जो बोलना, अरे आपको जो बोलना आप बोलिए ना। सुमित जी, अरे देश की महिला राष्ट्रपति को राजपत्नी कहिएगा, सुमित जी, देश की महिला राष्ट्रपति को आप क्या कहिएगा, राष्ट्रपत्नी कहिएगा, गाली दीजिएगा, बर्दाश्त किया जाएगा क्या? अरे शर्म आनी, तेजस्वी यादव उल्टा घबराए हुए हैं तो शर्म आनी नहीं चाहिए नहीं, कृष्णकांत जी सभा जी आपको, कम से शर्म आनी रेस्पेक्ट से चाहिए। बात करना नहीं नहीं सीखे। अरे लालू जी क्या बोले गाली कि दिया क्या क्या? बुराई है? नहीं अरे गाली बड़ों दिया को क्या? बोल दो लालू जी भाई, को लालू जी नहीं और कहता हूँ लगता है क्या? ऐसी बनता है बड़ा लालू जी को आदमी। लालू जी नहीं कहता हूँ क्या? लालू जी को कब तो कब क्या कब लालू जी सोनिया नहीं कहा है, गांधी, जरा बता दीजिए ना। राहुल गांधी, अरे आप मोदी जी, बताइए ना, ठीक है, अरे व्हाट इज दिस, प्लीज डिबेट करने आप बैठे बताइए यहाँ ना पे, क्या है, प्लीज। आप बताइए ना क्या है, मर्यादा में चलिए आप ठीक है रहिए। सुमित जी ठीक मर्यादा है, में मैं भी आप जो मोदी आरोप जी लगा बोलता रहे थे हूँ, उसका नहीं जवाब और नहीं चाहे जब वो दूसरे के बीच में बोलिएगा हर ना, नेता दूसरे को के बीच में बोलिएगा रिस्पेक्ट तो से उम्मीद बात नहीं कीजिएगा। कीजिए। ये रिस्पेक्ट से ही बात बीजेपी के कर रहा हूँ, प्रवक्ता आपसे हैं नहीं आप। सीखना है। अरे नहीं सीखना है आप आपसे, सीखेंगे आपसे भी नहीं नहीं, मुझे सीखना है, मालूम है। आप नहीं बन डिबेट में जाइएगा, आप आप सीखते भी नहीं नहीं बन किसी जाइएगा, से। नहीं सीखना, आपसे मुझे नहीं मालूम सीखना है है, आप डिबेट आपसे में नहीं सीखते सीखना नहीं है, है। आपसे नहीं हाँ मुझे सीखना है, मालूम है, आपसे नहीं वो सीखना है। पहले भी आपका डिबेट देख आप चुका हूँ, आप आप सभी को। नहीं, आप देख चुके सुमित हैं, जी, आप नहीं कृष्णकांत सिखाएंगे, जी, मैं सभी सवाल को। आप पूछ नहीं लूं? सिखाएंगे, आपसे नहीं प्लीज मैं सीखना है सवाल मुझे। पूछ लूं? हाँ पूछिए। जी, अरुण जी, सुमित जी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव उल्टा बौखलाहट में ये सब कह रहे हैं और बीजेपी पर, एनडीए पे और मोदी सरकार पर हमलावर है। जीत तो उनकी ही होगी, 40 में से 40 सीटें उनके ही खाते में जाएगी। सभा जी जी 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट किनको मिला? इंडिया गठबंधन को क्या? इंडिया गठबंधन को मिला था, मोदी जी को मिला था ना 39 सीट। और कौन हारने वाले हैं? हार से कौन घबराएंगे, कौन डिप्रेशन में जाएंगे? ये तो समझने की चीज है। ये आपका सवाल का जवाब है सभा जी। तो घबराए हुए तो एनडीए के लोग हैं। मुद्दा पे अभी शशांक जी बारीकी से, हमें लगता है सबसे अधिक टाइम आपने दिया, अच्छी बात है। अरुण जी बीच में वो डिस्टर्ब कर रहे थे, ये भी तो देखा ना। ठीक है, हम ये नहीं सुमित जी बोलने दीजिए फिर आपके पास आएंगे। कि मैन टू मैन नहीं है तो बीच बात में चलता है। अब ये नहीं कि मतलब अब पूरा आप शशांक जी के मुंह से इतने देर के वक्तव्यों में बेरोजगारी सुना, महंगाई सुना, किसानों की बात सुना, इनका ही नहीं, इनका कोई दोष नहीं, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक कुल जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शीर्ष से लेकर पंचायत स्तर के, तमामों के जुबान से जन सरोकार की बात सुनेंगे ही नहीं, नो ही इनके मैनिफेस्टो में है। और चूंकि कह रहे थे आंख मिलाने से तेजस्वी जी घबराए हुए हैं, क्यों नहीं घबराएंगे? तो जरूर 2014 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने जो प्रोमिस किया था जनता से, कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, ये सब तो नहीं कर पाए तेजस्वी जी, इसीलिए घबरा रहे हैं आंख मिलाने से। तो इनको घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी में हो रही है ना। हम तो आंख मिलाकर डंके के चोट पे जिस तरह से जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है हमारे नेता को, आप देख रहे हैं ना, हर जनसभा में भी, हर जनसभा। आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि बिहार के अंदर
एक भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को खदेड़ा गया हो, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार को लगातार खदेड़ रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। कई विजुअल हैं, देख लीजिए ना। तो इसलिए हम तो लगातार आज भी डंके के चोट पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो प्रॉमिस किया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और वह प्रॉमिस 17 महीने का जो कार्यकाल था महागठबंधन का, उसमें हम पूरा करने का काम किया। 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। और मेरा प्रण पत्र भी देखेंगे, वचन पत्र भी देखेंगे तेजस्वी यादव जी का, 25 जन वचन है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 1100-1200 में जो गैस सिलेंडर बिकती है, 500 रुपया में हम देने का काम करेंगे। पूरे देश में जातीय आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम करेंगे बिहार के तर्ज पर। हम लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। संविधान बदलने की जो ये लोग बात कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त करने की जो बात कर रहे हैं, उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। जो अंतिम पायदान में वंचित लोग हैं, उसको उचित भागीदारी मुहैया कराने का काम करेंगे। हम तो उसकी बात करते हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं करते हैं इसकी बात? कभी लव जिहाद, कभी 3 तलाक, कभी गाय, कभी गोबर। तो ये इनकी पॉलिसी है, रणनीति है। तो जनता देश की समझ चुकी है, इसलिए जनता अब इनके बहकावे में कहाँ आने वाले हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में देख रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं 4 लाख से जीतते 4000 पार सीट जिताने की बात करते हैं खुले मंच पर। तो अब तो प्रधानमंत्री जी भी 400 पार की जो नारा इनका था वो बदल गए, समझ गए कि ये सब होने वाला नहीं है। तो एक अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कभी मछली की बात करेंगे, कभी गाय की बात करेंगे, कभी गोबर की बात करेंगे, कभी आप देखिए मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी संपत्ति हड़पने की बात करेंगे। तो इनके पास कोई विजन नहीं है, उलूल जुलूल बातें करते रहेंगे। इनको तो सुमित जी, आपका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, थोड़ा सा उसको सुमित जी। खास करके यह बताना चाहिए सभा जी कि 17 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। इन्होंने क्या किया, कितनी फैक्ट्रियां लगाई? आखिर ठीक है, ये लोग लगाते हैं आरोप की लालू जी के राज में पलायन जारी था, अपराध चरम पर था, भ्रष्टाचार चरम पर था। तो इनको बताना चाहिए ना, 17 साल के शासन काल में सबसे 33,000 करोड़ का जो सृजन घोटाला हुआ, क्यों हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रचार में आते थे और बोलते थे 33 घोटाला करने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। लंबी लिस्ट सुनाते थे। क्या हो गया भाई? बालिका गृह कांड, इतनी बड़ी कांड हुआ, निरीह बच्चों के साथ बलात्कार हुआ और बच्चियों ने कहा जो जिंदा बच्ची कि हमें सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के पास भेजा जाता था, तोंद वाले अंकल, मोछ वाले अंकल। आज तक ये लोग नहीं बता पाए कौन है तोंद वाला अंकल, कौन है मोछ वाला अंकल। तो ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते। 19 लाख नौकरी देने की बात कही थी बिहार विधानसभा चुनाव में। 2020 से 22 अगस्त 9 अगस्त 2022 तक सरकार में रही, 9 नौकरियां नहीं थी। 15 में सभा जी, मैं याद दिलाता हूँ, याद नहीं होगा शशांक जी को, 2015 के, सुनिए अंतिम सुन लीजिए, अंतिम में बात समाप्त करूंगा। 2015 का बिहार विधानसभा का मैनिफेस्टो आप बीजेपी का देख लीजिए। स्कूटी, लैपटॉप देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, देख लीजिए गूगल करके। और उनकी सरकार हमारी बन गई 2015 में महागठबंधन की, लेकिन 17 महीने बाद पलटी मार के बीजेपी और भाजपा की सरकार बनी। कहाँ वो अपना वादा पूरा किए? तो यही बात है, सेंट्रल से लेकर राज्य तक जो सरकारें राज की है, सबों ने जनता को छलने का काम किया, जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। और अब जनता की बारी है और वोट के चोट से इन लोगों को
जवाब मिल रहा है। उस चोट से सारे भाजपाई तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि अब तो सत्ता जाने वाली है। सभा जी चलिए ठीक है, सुमित जी आपने अरुण जी की बातों को सुना, सारे आरोपों को सुना। सभा जी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा देखिए, हाँ थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, बीच बीच में सुमित जी थोड़ा के सा। बाद आपके पास आएंगे। मैं भूल जाऊंगा, मैं आरजेडी के अच्छा, बोलिए, मैं देखिए अरुण कुमार जी, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, ठीक है, आपको जंगल राज बोली जाती है, और अब जंगल राज तेजस्वी ने उसको नैरेटिव को चेंज किया, ये बात सही है। बट क्या नहीं लगता है, जैसे देखिए फेज चुनाव खत्म हो गया, लेकिन जो एलिगेशंस चाहे वो साबुद्दीन जब तक थे, उन्होंने आपके लिए जो भी किया, उनकी देहांत के बाद पत्नियों के लिए आपने जो जिस तरह का रवैया दिखाया, चाहे पप्पू यादव के लिए आपने दिखाया, तो पार्टी का कोई एक थीम होना चाहिए, पार्टी का डिसिप्लिन होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आरजेडी में कल तक लालू यादव जी सुने, कल तक लालू यादव जी डिसीजन इसी तरह लेते थे, लेकिन आज भी तेजस्वी जी पहले ऐसा नहीं थे, लेकिन जब से पावरफुल हुए हैं तब से मुझे लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं घमंड आ रहा है, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो पहले पिछले 5 साल पहले और अभी के 5 साल में चेंज हुआ है। या तो लालू जी के साथ आ जाने से, क्योंकि वो जब तक जेल में थे तब तक ऐसा डिसीजन नहीं लेते थे। तो देखिए सत्ता आदमी को घमंड दूर कर देता है, घमंड से वो आई थिंक नहीं होना चाहिए। आदमी का कद उठे, वो फल, वो पेड़ जो है सबसे ज्यादा झुका होता है, इसमें फल होता है। बिल्कुल, इसका जवाब दे दीजिए, फिर सुमित जी के पास जाएंगे। जी जी कृष्णकांत जी, आपने जो ये सवाल हमसे पूछा, शहाबुद्दीन पप्पू यादव जी तो हमारे दल में है ही। सुमित जी म्यूट कर दीजिए सुमित जी। और वह तो मेरा मामला था ही नहीं, तो ये सवाल लगाना तो एकदम कहीं उचित है, इसका कहीं कोई मतलब है ही नहीं। जहां तक शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का सवाल है, वो खुद पार्टी से किनारा कर चुकी, तो वो भी कोई प्रश्न नहीं है। कृष्णकांत जी, जो फैक्ट बातें हैं, जहां तक पप्पू यादव जी की बात करेंगे तो 2004 में भी तो राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया मधेपुरा से एमपी। 2014 में भी तो लालू यादव जी ने आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से भी एमपी बने। लेकिन उनके चार चरित्र को आपने देखा, पूरा देश जान रही है किस तरह से वो राजनीति करते हैं, तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे देश में और जनता के बीच, जो सवाल पे चुनाव हो रहा है, सवाल वहां है, और इसका सारे सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो और अभी सरकार में। चलिए अरुण जी ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, आपने अरुण जी के सारे आरोपों को सुना, साथ ही तेजस्वी यादव के भी कुछ आरोप आपको याद दिलवा देते हैं कि तेजस्वी यादव जी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जोर जोर से झूठ बोल रहे हैं कि सच बोलने वाला भी हड़बड़ा जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो मुद्दों पर बात नहीं करते, वो हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद, इन सब बातों पर बात करते हैं। देखिए सभा जी, मुझे लगता है कि मुझे भी 10 मिनट निर्विरोध रूप से बोलने के लिए मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अरुण जी यहाँ 10 मिनट बोले, मैं बोलिए बिल्कुल मिलेगा, बोलिए। देखिए सबसे पहले अगर बात युवाओं के लिए होती है, तो हमने 27 प्लस लाख करोड़ रुपए जो है वो पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से हमने निवेश किया था, और लोगों से स्वरोजगार के लिए हमने लाभान्वित किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि 7 IIT शिक्षा के क्षेत्र में, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय जो है वो खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया। माताओं बहनों की अगर बात होगी तो उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से हमने माताओं बहनों को टीकाकरण किया। फिर उसके बाद 11 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए शौचालय जो है उनको प्रदान किए। आप समझ सकती हैं कि जब गरीबी और अभाव में अगर कोई व्यक्ति होता है, और जो माताएं बहनें हैं जो शौचालय के अभाव में रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, वो किस पीड़ा से ग्रसित थी और किस प्रकार से वो कहीं ना कहीं बीमारियों का उनको सामना करना पड़ता था, तो उसमें हमने काम किया। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र जो कि कांग्रेस के काल में और इंडिया अलायंस के शासन काल में जो कि उपेक्षित रहा, उसके लिए जब भी माताओं बहनों का प्रजनन के दौरान उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, उसके लिए हमने स्वास्थ्य सेंटर जो है उनको खोलने का काम किया।
जिसका परिणाम निकल करके आया कि जो आदिवासी जनजातियां हैं, खास करके गोंड जनजाति हो, चाहे मीना जनजाति हो, चाहे बैगा जनजाति हो, चाहे भील जनजाति हो, चाहे भिलाला जनजाति हो, तो ये समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना, अपना भाई माना और उनको अपना वोट दिया। 2014 में हमने जीत अर्जित की और हमारा भारतीय जनता पार्टी का सेवा काल प्रारंभ होता है। हमने जो जो वादे किए हमने पूरा किया। उसके अलावा 2019 में ये लोग अपनी डफली, अपना राग बजा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेवा काल में नहीं आएगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। आज जब 2024 में जब हम 400 पार की बात करते हैं, तो ये 400 पार जो है ना, ये अहंकार नहीं है, ये उम्मीद है। और ये उम्मीद क्यों है? क्योंकि हमने काम किया। 34 करोड़ लोगों को सीधा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जब पैसा जा रहा है, तो क्या बैंकिंग सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं हुआ? बैंकिंग सेक्टर में हजारों लाखों करोड़ों नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? जब 34 करोड़ लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत होता है, तो आप मुझे बताइए कि जब किसी व्यक्ति के परिवार में पिताजी का अथवा माता का किडनी खराब होता है या फिर कुछ भी खराब होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति सिंगापुर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो उनके इलाज के लिए किसने काम किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसके कारण स्वास्थ्य सेक्टर जो है वो डेवलप हुआ। इसके अलावा कोरोना जैसी एक वैश्विक महासमस्या आती है, एक बड़ा संकट आता है पूरे देश पर, और उससे बचाने के लिए कितनी वचनबद्धता के साथ एक व्यक्ति खड़ा रहता है और उसने न केवल कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या से पूरे देश को बचाया, बल्कि वैक्सीनाइजेशन का प्रोग्राम जो है लगभग 3 बार पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हुआ। ये बात आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? न केवल भारत में, पूरे विश्व में आप देखेंगे कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री अथवा जो राष्ट्रपति उनके द्वारा किस प्रकार से हनुमान जी की तस्वीर जो है वो दिखाई गई कि संजीवनी बूटी ले जाते हुए। तो ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमने अपने रिश्ते जो है वो सुदृढ़ किए और जो कमजोर लोग थे उनको हमने लाभान्वित करने का काम किया। जब G20 जैसा बड़ा मंच पूरी दुनिया के स्तर पे भारत में सजता है और उस मंच पे जो 55 देशों से भी बड़ा जो समूह है अफ्रीकन यूनियन का, जो कि कहीं ना कहीं उपेक्षित था, जिसके ऊपर चीन जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कब्जा किए बैठा था, उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था, उन संसाधनों की रक्षा के लिए कौन खड़ा हुआ? उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कौन खड़ा हुआ? लेकिन ये आरोप लगाते रहेंगे। जंगल राज की बात यूं ही तो नहीं की जाती है ना। इन्होंने कहीं ना कहीं जंगल राज पूरे प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से निकलता है। इन्होंने तो मुसलमानों को भी ठगने का काम किया। जिन MY समीकरण इन्होंने बनाया, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या किया? इनको जवाब देना पड़ेगा ना। एक मुस्लिम नेता ना इनको छोड़ करके बाहर निकलता है और वो रोता है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को इन्होंने एक उनका यूज एंड थ्रो किया है। इसका जवाब भी तो इनको मुस्लिम समाज को देना पड़ेगा। जब ट्रिपल तलाक से आजादी की बात होती है, तो क्या ये माताओं बहनों के लिए, जो मुस्लिम माताएं बहनें, जो हमारी भी बहनें हैं, उनके कल्याण के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जब काम किया, तो ये आरोप लगाते हैं कि ट्रिपल तलाक की बात होती है। क्या मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनके हाथ में लैपटॉप नहीं होना चाहिए क्या? क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए क्या? क्या उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है क्या? भारत माँ उनकी नहीं है क्या? भारत माँ सबकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, सब नहीं हुआ कृष्णकांत जी, नहीं हुआ। मैं आपको बता दीजिए तब तक हम इसके बिल्कुल आप देख लीजिए ना, टाइम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा डिबेट तो मैडम सभा जी जब से डिबेट का नैरेटिव ही चेंज कर दिए। नहीं डिबेट का नैरेटिव क्या होता है कृष्णकांत जी? काउंटर करना मैं 17 मिनट से सुनिए, 17 मिनट से अरुण जी, नहीं कृष्णकांत जी, 17 मिनट से 25 मिनट तक मैंने अरुण जी को सुना है। उसके बाद 25 मिनट से 28 मिनट तक कृष्णकांत जी को सुना है। लेकिन समस्या क्या है ना कृष्णकांत जी, समस्या क्या है? नहीं दिक्कत आप में है, आप बीच में बोलते हैं। डिबेट चल रहा है भाई। नहीं भाषण बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो डिबेट कीजिए ना आप। नहीं जब ऐसा डिबेट करना है तो कृष्णकांत जी आप कर लीजिए ना डिबेट, हम तो करने के लिए तैयार है। जब आप बीच में बोलेंगे और जब आप बोलेंगे तो आप भी तैयार रहिएगा बीच में काउंटर क्वेश्चन के लिए, आप तैयार रहिएगा। नहीं बीपी आपका बढ़ाना आसान है, मेरा बीपी नहीं बढ़ता है। मैं दिन भर 20 डिबेट में हम और अरुण भाई मिलते रहते हैं, हम लोग मिलते रहते हैं 10 डिबेट में, लेकिन आपका बीपी बढ़ जाएगा सर। प्लीज आपस में आप लोग ऐसे मत कीजिए।
जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे रहते हैं, पर्सनली एक दूसरे पे मत डालिए। आपको तय करना है या फिर पूरा समय दे दीजिए सुमित जी को भी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर तो अरुण भाई अब ईमानदारी से बोलिए, तो आप भी तो इतना समय लिए, मैं तो बीच में नहीं गया था बोलने के लिए। मेरी बारी में कृष्णकांत जी बोलते हैं, मेरी बारी में कृष्णकांत जी बोलते हैं, मेरी बारी में प्रश्न भी कृष्णकांत जी बोलते हैं। इतना लंबा लंबा भाषण हो कृष्णकांत जाता जी, है। नहीं कृष्णकांत जी, जब आप दीजिएगा तो भाषण नहीं है, जब आप बोलिएगा तो भाषण नहीं है क्या? आप बोलिएगा तो क्या है? वो मंत्र पढ़ रहे थे क्या? ठीक है। आप जब बोल रहे थे तो कलमा नहीं ना पढ़ रहे थे, मंत्र नहीं ना पढ़ रहे थे, तो ये भी तो देखना है ना। मुस्लिम को याद करते हैं, लगता है दिन भर रात नहीं तो बिल्कुल, हम तो सबको याद करते हैं, हम तो सबको याद करते हैं, हम तो पूरे देश को याद करते हैं, हम तो पूरे देश को याद करते हैं, देश की बात करते हैं। नहीं हम नहीं, खराब आप करते हैं कृष्णकांत जी डिबेट। बता दीजिए इनको कि नहीं बुलाए मुझे, मैं तैयार हूँ। तो प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। पूछिए सभा जी, पूछिए। अरुण जी, आप आरोप लगा रहे थे, सुमित जी तो एक के बाद एक बैक टू बैक अपनी उपलब्धियां गिनाने लगी और उल्टा आरोप आप लोग के ऊपर लगाने लगे। सभा जी बोलिए। भी मैं कहूँगा पूरे इनके स्पीच को सुन लीजिए। इन्होंने कहा जवाब दिया, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी मोदी जी। मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ ना अरुण जी, मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ ना अरुण जी। सुमित जी उनको बोलने दीजिए। विदेशों से काला धन कितना आया ये कहाँ बता? 15 जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं कि भाषण है। अब फिर वही बात है। देखिए मुख्य चीज जो मुख्य वादे इनके थे, महंगाई का क्या हाल है आप देख लीजिए। सभा जी 2014 के पहले 55 लाख करोड़ रुपया कर था इस देश में, और मोदी जी जब से आए हैं 10 साल के दौरान 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति 1.5 लाख कर्ज हो गया। और आपको समाज जी पता होगा अंत्योदय के पहले गरीब आदमी जो था 20 रुपया 15 रुपया किलो में आटा मिलता था, खाता था खरीद के, आज 60 रुपया 50 रुपया बिक रहा है। महंगाई चरम पर। तो अरुण जी अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है, तो अमेरिका सबसे गरीब है क्या? देखिए इन्होंने कहा था पेट्रोल हमारी सरकार जब बनेगी 30 रुपया लीटर देगी, आज 100 पार है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, ये बताए 100 स्मार्ट सिटी बना? किसानों की आय बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना अरुण जी, सब भाई नहीं सब बन रहे हैं। अब सुनिए, अब यही तो पूछ रहा है विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष यही पूछ रहा है ना। आप जंगल राज में काउंट करवा रहे थे क्या? चलिए सुमित जी, अरुण जी, समय की कमी है, कृष्णकांत जी का रुख करूंगी। अरुण जी ठीक है, अरुण जी तब प्लीज, हाँ सभा जी, जैसा हमारे सुमित जी बीजेपी के प्रवक्ता जी जो उन्होंने अपना सुमित जी आपका आवाज आ रहा है जी, हाँ, जैसा उन्होंने बताया कि इतने IIM और क्या कहते हैं, क्या IIM, अच्छा, और एम्स से और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, IIT जैसे इंस्टीट्यूट खोले। मुझे नहीं पता वो कहाँ से लिख के डेटा लाए हैं, बट मैंने देखा कि जो एम्स जो होता है, चाहे IIT है, ये इसलिए हमारे देश में फेमस है क्योंकि उसकी एक क्वालिटी होती है। मतलब एम्स जाने का मतलब कि मरा हुआ इंसान जो है जिंदा हो सकता है। देखिए हम किसी गांव के किसी हॉस्पिटल के बाहर लिख दे एम्स से और फलाना के नाम से या जिसके नाम से है वो उसे मोदी जी के किसी बीजेपी के नेताओं के नाम पे हम कर दे, सिर्फ नाम बदलने से देश का विकास नहीं हो जाता। क्वालिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी एम्स दिल्ली में यदि सुमित जी का तबीयत खराब हो जाए ना या इनकी फैमिली में, तो ये अपने पटना वाले एम्स में नहीं जाएंगे, देखिए फटाक से टिकट लेके और वो भागेंगे यहाँ दिल्ली के एम्स में। आप डॉक्टर, आप किसी गांव के हॉस्पिटल को बोर्ड बदल दो, एम्स लिख दो, तो एम्स नहीं बन जाता। एम्स एक क्वालिटी है, जो एक वो डॉक्टर की एक क्वालिटी देती है। तो उसी तरह IIT की पढ़ाई जो है क्वालिटी देती है, चाहे IIM हो, तो ये क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट है कि वहां से निकलने के बाद नौकरियां जो है 32 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज,
और देश के लिए वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो है, लेकिन वो चीज सिर्फ आंकड़े में दिखा। मैं तो सुमित जी, वो एम्स का IIT कहाँ खुला है ये लिख के तो लाए, लेकिन हमको बता दे तो मैं आज थैंक यू बोलूंगा। और एम्स कहाँ खुला वो भी बता दे, ब्रांच बता दे कहाँ खुला है, जो लिख के लाए हैं वो स्टडी नहीं करें। कृष्णकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि तेजस्वी यादव तो दावे कर रहे हैं अब कि इंडिया गठबंधन जीतेगी, तो क्या ये सच में ऐसा होने वाला है या वो बौखलाहट में? हालांकि देखा जाए तो एनडीए में गहमा-गहमी चल रही है, ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी बैठक बुलाई है। देखिए, ये बात सत्य है कि अभी जीत और हार का फैसला तो ना तो मोदी जी भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आरजेडी के नेता जो है इस तरह के भविष्यवाणी करेंगे हमको 400 पार है। वो एक, जहां तक मुझे लगता है कि एनडीए बहुत स्ट्रांग है और उसका जो है इंडिया जो है डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वो जिस तरह से फाइट दे रहा है, उसमें ऐसा हो सकता है कि मुझे जहां तक लगता है कि 40 सीट में तो 40 नहीं इंडिया गठबंधन जीतेगी, लेकिन 15 से 20 के आसपास या 12-14 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी भविष्यवाणी, मैं भी कोई वो कहता हूँ, मैंने वो उपाधि नहीं लिया है जो भविष्यवाणी करने का, ना मैं किसी का हाथ देखता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल इंडिया गठबंधन अपने अलग दावे कर रहे हैं, साथ ही एनडीए गठबंधन भी अपनी अलग दावे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण हो चुका है, दोनों चरणों के मतदान हो चुके हैं, अब तीसरा चरण होना बाकी। हालांकि इस बीच दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि जब नतीजा सामने आएगा तब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।